इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमए में एक अच्छा डिसर्टेशन कैसे लिखा जाए। दोस्तों ये काइंड ऑफ थीसिस ही होता है। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे शुरुआत की जाती है इसकी, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर एंड में बिब्लियोग्राफी, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे लिखा जाता है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि डिसर्टेशन पीएचडी थीसिस से छोटा होता है साइज में, यानी कम पेजेस यूज़ किए जाते हैं इसमें, और मास्टर्स के टाइम पर लिखा जाता है। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद में मास्टर्स होती है, उसमें लिखा जाता है। सबसे पहला टास्क होता है इसमें टॉपिक चूज़ करना। इसमें ज़रूरी है रेलेवेंस, यानी टॉपिक ऐसा चूज़ करना होगा जो आपके इंटरेस्ट का हो और आपके एकेडमिक फील्ड से मेल खाता हो। ओरिजिनलिटी बड़ी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आपको दिखेगा पहले की रिसर्च में कोई गैप है, पहले की रिसर्च में जो पहले की गई है, तभी तो आप अपना यूनिक पर्सपेक्टिव रख पाओगे। अब डिसर्टेशन होता क्या है? किसी एक टॉपिक पर एसे लिखना एमए करते वक्त, काइंड ऑफ थीसिस। पीएचडी के टाइम पर थीसिस जो तैयार करते हैं, वैसे ही एमए के टाइम पर डिसर्टेशन तैयार होता है। जैसे कोई टॉपिक उठा लिया आपने, एक टॉपिक उठा लिया है, डन एज ए मेटाफिजिकल पार्ट, इसके ऊपर डिसर्टेशन तैयार करना है। तो कैसे करेंगे? फ्रंट पेज में हम पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें आप 2 लाइनों में लिखोगे कि आप अपनी एमए की डिग्री के लिए किस तरह से अपनी एक छोटी सी थीसिस सबमिट कर रहे हो। दोस्तों पीएचडी हो या एमए का डिसर्टेशन, एक प्रोफेसर होता है जो आपका सुपरवाइज़र होता है। ध्यान रखना, एक प्रोफेसर होता है जो आपका सुपरवाइज़र होता है। आपको उसका नाम ज़रूर मेंशन करना है। वैसे तो आपको फ्रंट पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूनिवर्सिटी का नाम होगा उस पर, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे किताबों में होता है वैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट डालना है दोस्तों। अब आप पूछोगे क्या ये ज़रूरी है? तो हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पेज है जिसमें आप उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हो जिन्होंने भी आपको अपनी इस छोटी सी रिसर्च में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प की है। जैसे टीचर्स हो गए, फेलो स्टूडेंट्स हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर वो फंडिंग एजेंसी जिसने आपको हेल्प की। ये रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है। आपको ध्यान देना है कि एक्नॉलेजमेंट जितना साफ़ सुथरा होगा, छोटा होगा, अपने वर्ड्स में लिखा हुआ होगा और सीक्वेंस में लोगों को थैंक यू बोला जाएगा, उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों हो सके तो जिनको आपने थैंक यू बोला है उनको बोल्ड वर्ड्स में लिखें, बोले तो थोड़े मोटे वर्ड्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है प्रीफेस। ये ऑप्शनल होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरे डिसर्टेशन में जो लिखा है उसका एक छोटा सा नमूना। ये कुछ मामलों में ज़रूरी है, कुछ मामलों में ज़रूरी है, खासकर तब जब आप अपने पूरे डिसर्टेशन में कुछ खास चीज़ें पढ़ने वाले के ध्यान में लाना चाहते हो, नोटिस में लाना चाहते हो। और एक चीज़ में और हेल्प करता है ये, जिन लोगों को आप एक्नॉलेजमेंट में शामिल नहीं कर पाए, प्रीफेस में उनको थैंक्स बोला जा सकता है। जिन लोगों को आप पहले एक्नॉलेजमेंट में शामिल नहीं कर पाए उनको प्रीफेस में थैंक यू बोला जा सकता है। प्रीफेस में क्या होता है? मेन मोटिव बताना होता है कि जो ये रिसर्च की जा रही है इसमें क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको ये रिसर्च करने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन आपने ध्यान क्या देना है कि इस चक्कर में आप प्रीफेस को लंबा नहीं कर दोगे दोस्तों। लंबा मत होने देना, जितना हो सके आपको पढ़ने वाले के लिए इंटरेस्टिंग बनाना होगा। लेकिन प्रीफेस मैंने बताया आपको एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप ना चाहो तो ना डालो। सीक्वेंस का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिकली पहले एक्नॉलेजमेंट आता है, फिर प्रीफेस आता है, उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स ये क्या है? ये वही है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जिसमें हमको टेबल दिखती है कि हमें क्या क्या मिलेगा इस पूरी थीसिस के अंदर। मैं ये कहूँगा कि एक्नॉलेजमेंट और प्रीफेस से ज़्यादा ज़रूरी है टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे, यानी जितने भी टॉपिक्स होंगे उनके टाइटल और सब टाइटल केयरफुली आपको चूज़ करने होंगे, जो दिखने में साफ हो और पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए कि इसके अंदर क्या है, आगे जाकर देखा जाए। टाइटल एकदम छोटा और इफेक्टिव रखें ताकि पढ़ने वाला समझ सके कि आगे क्या है। और दोस्तों एकदम सीक्वेंस में बनाना, एक्नॉलेजमेंट फिर प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही पहले एक्नॉलेजमेंट फिर प्रीफेस, उसके बाद में मेन चीज़ जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 एज ऑफ डन, चैप्टर 3 डन सटायर्स, फिर चैप्टर 4 एज अ लव पोएट, फिर कंक्लूजन, और एंड में बिब्लियोग्राफी जहाँ से आपने चीज़ें उठाई हैं। तो इस तरह से आप अपना डिसर्टेशन तैयार करोगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कितने पेजेस का होना चाहिए। बेसिकली इस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई गाइडलाइन मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी ना मिले तो 80 to 100 पेजेस का एमए में होता है ये।
सब्जेक्ट मैटर पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका सब्जेक्ट मैटर ऐसा है तो आप डिटेल से बनाओगे, मेथडोलॉजी कैसी यूज़ कर रहे हो और डिटेल से बनाओगे। फिर यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया गाइडलाइंस तो देती है, यानी कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट देती है आपको कि आपको इतना लिखना है, इतने पेजेस में लिखना है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा लिखने से आप बहुत जीनियस लगोगे, क्योंकि सभी ऐसा मानते हैं कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड, कंसाइज और इंसाइटफुल डिसर्टेशन ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है। इसलिए कोशिश करो कि क्लियर आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सको, स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश कर सको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए तो अपने सुपरवाइज़र से, एडवाइज़र से कंसल्ट कर लो, क्योंकि वो तो आपकी हेल्प के लिए ही है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया है कैसे डिसर्टेशन तैयार करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। दोस्तों, ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।